नमस्कार बच्चों, मैं बजरंगलाल आसन सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं RBSc की बुक फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 9, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण और उसका भाग 8। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में अगर चैप्टर 9 से कोई क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार अगर आया है तो वो है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। बच्चों, ये जो टॉपिक है वो डेरिवेशन के साथ साथ एज ए न्यूमेरिकल भी मोस्ट है, क्योंकि अगर डेरिवेशन नहीं आता है तो ये मान के चलिए आप यहाँ से बड़े नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है। और लेकिन बच्चों, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें जरूर देखें, क्योंकि उनके कंसेप्ट से ही हम इस टॉपिक को सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों, जैसा आप जानते हैं दैनिक जीवन में जो विद्युत जनरेटर होता है उसकी कुंडली में एक लगा होता है आर्मेचर, और आर्मेचर क्या करता है, जब उसको घूर्णन करवाया जाता है तो विद्युत जनरेटर कार्य करता है। ये जो आर्मेचर होता है ये शक्तिशाली चुंबकों के बीच में स्थापित होता है, और जैसा कि इस अपने चैप्टर का कंसेप्ट है कि अगर जो आर्मेचर वो घूर्णन करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या करेगा, वो परिवर्तन करेगा। अब परिवर्तन होने से इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, और चुंबकीय फ्लक्स में बच्चों परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जरूर उत्पन्न होगा, और इसी का हमें बच्चों निकालना है मान। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जो आयताकार कुंडली है तो आर्मेचर बच्चों किस टाइप का होता है, आयताकार ही होता है। आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण, यानी वो आर्मेचर जो रोटेशन करती है उसके कारण उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें बच्चों क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बच्चों, कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए और वीडियो को ध्यान से देखना है और सुनना है और अपने नोट्स से बनाने हैं। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं इसके अंदर कि सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है उसमें क्या लिखा हुआ है। उस हेडिंग में लिखा हुआ है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान एक समान है, और आयताकार कुंडली है कि घूर्णन गति है, गति कौन सी है, रोटेशनल वाली है, के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि चित्र बनाने से पहले हमें कुछ कंसिडर करना है, यानी चित्र से पहले एक या दो लाइन तो हमें जरूर लिखनी है। तो माना किसी आयताकार कुंडली ABCD, हमने मान लिया ABCD, और यहाँ हम इसको नाम दे देते हैं बच्चों ABCD को चुंबकीय क्षेत्र B सदिश में निम्न चित्र अनुसार रखा गया है। और जो चित्र है वो बच्चों आप देख रहे हैं, आपके सामने है। यहाँ ये NS, मैंने आपको बताया कि जो आर्मेचर होती है वो दो शक्तिशाली चुंबकों के मध्य स्थापित होती है, और जो इस वक्त जो ये रखी हुई है ये इस केस में है, यानी मेरे हाथ की जो हथेली है वो मेरे सामने की ओर है, ठीक है बच्चों। और ये हो गया इसका चुंबकीय क्षेत्र, मान लेते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र B सदिश में रखी हुई है। बच्चों, आसान सा चित्र है। शुरुआत करते हैं इसके आगे, लेकिन उससे पहले आप इसको समझिए। जैसे फर्स्ट केस में यहाँ पर है, और मैंने आपको इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो बताया था उसमें आपको ये बताया था कि अगर जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मान लीजिए इधर जा रही है सामने की ओर, और ये जो हथेली आप देख रहे हैं ये भी उसी दिशा में है, तो मैंने आपसे पूछा था एक उदाहरण के माध्यम से कि ये दरवाज़ा है और इधर ही आपको जाना है। तो आपसे ये पूछा गया था कि कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वहाँ से गुजर सकती हैं, तो आपने कहा था कि यहाँ से तो आसानी से अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती हैं। तो बच्चों, ठीक ऐसा यहाँ पर है कि सामने की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र भी इधर जा रहा है। तो अगर हम 0 डिग्री की कंडीशन मानते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से अधिकतम निकल रहा है, ठीक है। फिर अब इसको हम चेंज करते हैं। अब ये क्या करेगी, रोटेशन करेगी कुंडली और ऐसे घूमेगी। देखो अब यहाँ चलो गुजर रहा है, अब ये जैसे इसका एंगल आप बदलोगे इनका मान कम होता जाएगा ऐसे, और एक कंडीशन ये आ जाएगी बच्चों। अब ये 90 पर आ गया ना, तो अब देखो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे गुजर रही है यहाँ से, लेकिन इसमें से नहीं गुजर रही, तो ये 0 हो गई, मतलब बिल्कुल डाउन हो गई। फिर ये वापस घूमते घूमते अब रिवर्स हो गया, पहले वाले से 180 पर आ गया। अब वापस से गुजरने लग जाएंगी, लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्या करेगी, न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम, बार बार ये कुंडली घूमती रहेगी, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होते रहेंगे बच्चों, परिवर्तन होते रहेंगे। और इन परिवर्तनों को हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिए बच्चों। स्टार्टिंग इसी करते हैं कि माना किसी समय t पर, शुरुआत करते हैं t समय पर, सदिश क्षेत्रफल A सदिश, जो ये सामने का जो आपका एरिया वेक्टर है इसको हमने मान लिया सदिश क्षेत्रफल A सदिश, चुंबकीय क्षेत्र B सदिश से थीटा कोण बनाता है। यानी आप इस चित्र में बच्चों ये कर सकते हैं कि ये जो A सदिश है वो B सदिश से थीटा कोण पर है,
यहाँ बी सदिश तो सीधा है बच्चों, यानी आप देख सकते हैं इसको, ये तो चलो बी सदिश हो गया, और जो ए सदिश है वो थीटा कोण पर है, ठीक है, ये एकदम सीधा है बच्चों यहाँ इस प्रकार से, ठीक है। यानी बी सदिश और ए सदिश बीच का कोण हो गया थीटा, सिंपल सी बात है बच्चों ये। अब देखिए आगे, और तथा कुंडली में फेरों की संख्या n है, राउंडिंग, कुंडली की जो राउंडिंग है वो कितनी है, n है। तो बच्चों हम ये मानते हैं कि जो कुंडली से पारित होने वाला, गुजरने वाला चुंबक के फ्लक्स है, उसे हम गणित के सूत्र फाई इक्वल बी ए कॉस थीटा से निकालते हैं। तो मैंने इसको समीकरण 1 भी डाल दिया है, तो फाई इक्वल क्या हो गया बच्चों, बी ए कॉस थीटा। अब जैसे मैंने बात की थी कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री है, आपको भी बताया था कि जब स्टार्टिंग इस केस में रखा हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही जा रहा है, तो ऐसे केस में जो मान आया मैंने आपको बताया कि अधिकतम आने वाला है। तो थीटा का मान 0 डिग्री आप यहाँ कीजिए, तो बच्चों थीटा का मान जब आप 0 डिग्री यहाँ रखोगे तो cos 0 का मान कितना होता है बच्चों, बिल्कुल मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, 1 -1 0 0, ये cos के लिए, साइन के लिए इसके रिवर्स है, तो cos 0 का मान कितना है बच्चों, यहाँ 1 है। तो 1 यहाँ रखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मान आ गया फाई इक्वल बी ए। और वैसे ही आप इसको सोच लो कि ये एरिया वेक्टर है और चुंबकीय क्षेत्र रेखा है इधर से आ रही है, इसका मतलब दोनों क्या है, एक ही दिशा में, और एक ही दिशा में, तो थीटा का मान कितना हो गया बच्चों, 0 डिग्री, और यहाँ से अधिकतम गुजर सकते हैं, तो बच्चों यहाँ से अधिकतम मान प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक कंसेप्ट है यहाँ पर, फिर से 11वां कंसेप्ट है, और पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में बताया था कि कोणीय वेग, जिस प्रकार से रेखीय गति में वेग होता है और बराबर हम क्या करते हैं उसमें बच्चों, जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय, वैसे हम इसको सोल्व करते हैं। कोणीय वेग बराबर कोणीय दूरी, कोणीय दूरी का मतलब होता है बच्चों 360 डिग्री से होता है, और अपॉन समय t। अब यहाँ हमने मान लिया कि कोणीय विस्थापन, कोणीय गति में तय की गई दूरी, ये मान लीजिए आप, कोणीय विस्थापन थीटा, यानी ये जैसे घूम रहा है मान लीजिए, और कोई बिंदु यहाँ ए से आ गया बी तक, और ये कोणीय गति हो रही है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया डेल्टा थीटा, मतलब ये हो गया कोणीय विस्थापन हो गया, ठीक है। अब बच्चों ये थीटा और बट्टा में टी है, तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी हो गया। तो ओमेगा और थीटा अपॉन टी को अगर हम क्रॉस गुणा करें तो बच्चों क्या ये आ जाएगा, थीटा इक्वल ओमेगा टी। तो ये भी एक सूत्र बन गया यहाँ से, इसको भी आपको ध्यान रखना है, थीटा बराबर ओमेगा टी। अब समीकरण 1 जो हमने माना था वो ये था, फाई इक्वल बी ए कॉस थीटा, मैंने इसको यहाँ दोबारा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, थीटा की मान ये रखेंगे यहाँ पर, थीटा की मान इस सूत्र से आप यहाँ ले आओ, थीटा इक्वल हो गया ओमेगा टी। तो बच्चों ये बन गया फाई बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी, और फाई क्या बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स। अब देखो बच्चों ये बी ए कॉस ओमेगा टी है, तो हम ये माने इसमें कि फाई इक्वल फाई 0 कॉस ओमेगा टी। बी चुंबकीय क्षेत्र नियत है, ए कुंडली का क्षेत्रफल नियत है, तो उस केस में ये दोनों मान क्या है बच्चों, अधिकतम मान है। जैसे कि देखो समीकरण 1 में अभी निकाला है अधिकतम मान फाई इक्वल बी ए, तो बच्चों बी ए है तो इसकी जगह हमने लिखा फाई, ठीक है। और ये चुंबकीय फ्लक्स का एक मानक समीकरण बन गया, फाई इक्वल फाई 0 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और फाई 0 क्या है बच्चों, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स है, जिसका मान क्या है, बी ए है, मतलब हमने बी ए को फाई नोट से यहाँ डिनोट कर दिया, और फाई नोट हो गया यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आगे बढ़ते हैं लेंज फैराडे नियम से। लेंज फैराडे नियम से आपको पता है बच्चों E इक्वल क्या होता है, माइनस एन और डी फाई अपॉन डी टी, एन फेरो के लिए बच्चों ये। चलो आगे सोल्व करते हैं इसको, ये हो गया एन डी टी। अब बच्चों इसको सोल्व करते हैं तो देखो हमें करना क्या है, हमें फाई का मान लेकर आना है, अभी निकाला था फाई 0 वाला, ये रहा फाई 0 कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये मान आगे ले जाइए अगली स्टेप में, तो देखो क्या आ जाएगा, फाई की जगह, केवल फाई की जगह ये आ गया बच्चों, डी यहाँ पर है, तो एन बी, एक मिनट बच्चों इसमें देखिए हम थोड़ा सा इसको साफ करते हैं। दोबारा देखिए इसको, हमें कोष्टक लगाना है यहाँ तक ओनली, बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। अब बी ए कॉस ओमेगा टी आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ आने वाली है अवकलन, अवकलन करेंगे, बहुत आसान है, देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नियत पदों को बाहर कीजिए आप, नियत पद यहाँ कौन सी है, बी ए, इनको बाहर निकालो। चलो भाई कोई काम नहीं है, बी ए को बाहर निकाल दिए,
ठीक है। अब बच्चों ये एन बी ए है ना, ये एज ए याद करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग इसका कोड है बना, कि इस बना को बाहर निकालिए। तो बना बाहर आ गया, साथ में माइनस चिन्ह सूत्र से चल रहा है, और डी अपॉन डी टी बच गया बच्चों कॉस ओमेगा टी, यानी हमें करना है कॉस ओमेगा टी का अवकलन। अब बच्चों एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, कॉस थीटा, इसके अलावा कॉसेक थीटा, और एक होता है कोट थीटा, यानी जो सी से शुरू होते हैं उनके अवकलन में आगे माइनस का निशान आता है। सी से शुरू होने वाले कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, इनकी जो अवकलन के जो आंसर आते हैं उनमें माइनस होता है। तो बच्चों क्या कॉस ओमेगा टी वाला माइनस में आएगा? बिल्कुल, आपको याद हो गया ना कि सी से शुरू होता है सी, तो कॉस ओमेगा टी का आएगा साइन में। फिर भी चलो एक बार सूत्र की बात करते हैं। सूत्र क्या है? डी अपॉन डी टी कॉस ए एक्स बराबर माइनस ए साइन ए एक्स। मतलब पहले क्या होता है बच्चों, कॉस ए एक्स का पूरे का होगा, तो कॉस ए एक्स का पूरे का हो जाएगा बच्चों माइनस साइन ए एक्स। अब बच्चों इसमें क्या होता है, जो cos ax है उसमें जो थीटा की जो वैल्यू है वो ax है। अब नॉर्मली बच्चों हम क्या मानते हैं, cos x मानते हैं, तो cos x का जब हम करते हैं तो माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन उसमें जो अक्ष होता है ना उसका भी अगर हम दोबारा करते हैं तो उसमें एक आता है, तो एक हम लिखते नहीं है, इसलिए हमें कभी ऐसी समस्या आती नहीं है। लेकिन यहाँ cos ax है, और जब इसके थीटा का जो मान है ax है उसका आप दोबारा करोगे तो ax में नियत कौन है, a है, तो वो तो आ जाएगा बाहर, यानी यहाँ, और जो बचा हुआ अक्ष है उसका बच्चों एक हो जाएगा, तो उसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? अगर मान लीजिए यहां होता ए अक्ष स्क्वायर, ए अक्ष स्क्वायर, तो बच्चों ए तो बाहर आता, साथ में अक्ष स्क्वायर का आता 2 अक्ष, समझ गए ना? तो अक्ष का तो यहां एक होगा, तो इसलिए इस सूत्र को आप समझिए, cos ए एक्स का हमने किया पहले पूरे का माइनस साइन ए एक्स, फिर ए एक्स का हमने दोबारा किया, तो ए एक्स में ए आ गया बाहर, अक्ष का हो गया एक, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया माइनस ए साइन ए एक्स। फिर देखिए बच्चों माइनस एन बी ए वही बना, डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी का हमने कर दिया अवकलन। देखिए अब कॉस ओमेगा टी का पूरे का कर दो, पहले क्या आएगा साइन ओमेगा टी, और माइनस भी आएगा। फिर इसमें ओमेगा टी एक पद है, तो ओमेगा टी में ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये लीजिए, और टी का हो जाएगा एक, और ये हो गया इसका अवकलन। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो बच्चों माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, पहले माइनस का इलाज करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया। आगे देखिए, अब देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस होते ही हमारा आंसर आ गया एन बी ए डब्ल्यू सॉरी ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब बच्चों इस सूत्र को, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है वो डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल के लिए भी मोस्ट है, तो न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि इस सूत्र को याद करने का तरीका क्या है। इसको याद करने का तरीका आपके सामने 3 लिखे हैं, इनको आप नोट्स में मत लिखना, कहीं आप बोर्ड के एग्जाम में नोट्स में लिख कर आ जाओ, हिंदी का शब्द तो आएगा नहीं वैसे भी इसके अंदर। तो देखो इसको आप या तो ऐसे घुमा लो, आपस में घुमा लो, बी एन ए ओमेगा, मैंने पहले बी पहले लिख दिया, इसमें मैंने बी ओमेगा कर दिया, ए आगे ए एन है, इसमें एन ओमेगा ए बी कर दिया। तो आप इसको याद करने का तरीका बनाओ, या तो ऐसे कर लो, इसको क्या बोलेंगे बनाओ, याद करने का तरीका बनाओ, तो इसको बोलेंगे बनाओ, बनाओ साइन ओमेगा टी। दूसरा तरीका है भवन, जो मुझे याद रहता है, भवन साइन ओमेगा टी, कई बोलते हैं नवाब, तो ये हो जाएगा नवाब साइन ओमेगा टी। तो इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल आयताकार कुंडली के लिए अगर हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो बच्चों ये तरीका है जिससे आप आसानी से सूत्रों को याद रख सकते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में भी आप इजी वे से आप न्यूमेरिकल सोल्व कर दोगे फटाफट टाइमिंग के साथ, ठीक है ना? तो बच्चों इसमें मुझे तो ये याद आता है भवन साइन ओमेगा टी, तो ये आपकी ट्रिक हो गई, बनाओ भवन और नवाब, जो भी आपको अच्छे लगे वो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब बच्चों अगर बात की जाए बी एन ए ओमेगा, अगर चारों जो भौतिक राशियां दिख रही हैं आपको, जैसे इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया यहाँ पर, और इसमें ये हो गया, अगर ये नियत है तो नियत तो इनके बराबर एक नियतांक मान लो, जो नियतांक मान लेते हैं ई नोट, ठीक बच्चों ई नोट। अब ये ई नोट क्या है बच्चों, ये ई नोट अधिकतम मान है। कैसे कि साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान क्या होगा, 1 आएगा। जब भी थीटा की वैल्यू रखोगे तो साइन या तो अधिकतम 1 देगा या 0 देगा न्यूनतम, तो यहाँ 1 मानते हैं, तो बचा हुआ मान क्या है, भवन, बनाओ, नवाब, ये लीजिए, ठीक है बच्चों। और अब अगर इसको हम यहां फिट कर दें, इसकी जगह किसको, इस मान को यहां रख दें, तो क्या बनेगा, ये बनेगा
ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इस समीकरण को दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर 10 के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर है उसमें यह समीकरण आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक बच्चों, तो ये बच्चों क्या हो गया, ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी। यदि कुंडली का प्रतिरोध R है, अब हम बच्चों बात करेंगे प्रेरित धारा की कि उस आयताकार कुंडली में प्रेरित धारा का मान कितना होगा। तो बच्चों सूत्र ओम के नियम से कर लेते हैं। I बराबर V की जगह आपको लिखना है E, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और बट्टा में आ जाएगा प्रतिरोध। तो I बराबर E का मान, ये पीछे वाला फिर से E जो साइन ओमेगा टी, ये मान रखना है आपको यहाँ, I बराबर E जो साइन ओमेगा टी बट्टा R। अब बच्चों यहाँ जो ये I है अधिकतम प्रेरित विद्युत धारा की बात करते हैं, तो आप फिर से ध्यान दीजिए, E0 अपॉन R को एक साथ लिख लीजिए, साइन ओमेगा टी चला जाएगा आगे। तो फिर से देखो एक मानक समीकरण बनेगी। अगर हम ये मान लें कि E0 अपॉन R, यहाँ E लिखा हुआ था और ये हमने रख दिया है E0 साइन ओमेगा टी, तो इनके संगत जो मान है वो I नॉट है, मतलब शिखर धारा होगी इसमें, अधिकतम धारा। और तो ये अगर माना जाए यहाँ, तो बच्चों समीकरण ये बन जाएगी I बराबर I जो साइन ओमेगा टी। और बच्चों आपकी जानकारी बता दूं, ये दोनों समीकरण, जो एक तो पहले वाली ये E बराबर E जो साइन ओमेगा टी, और दूसरी I बराबर I जो साइन ओमेगा टी, आगे प्रत्यावर्ती धारा वाले टॉपिक में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो बच्चों यहां तक ये जो टॉपिक है वो आपका सोल्व हो चुका है। अब हम इसमें कुछ कंडीशंस हैं उनको पढ़ लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स उतारिए, उसको दोबारा एक बार स्मरण कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, देखते हुए वीडियो को। ठीक है, ध्यान से। अब बच्चों देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल व आवर्तकाल के मानों के मध्य आरेख। ये बच्चों साथ में क्या होता है, जैसे मेडिसिन आप दवाइयाँ लेते हो, साथ में क्या होता है, कभी भाई दवाई ना लेनी पड़े वो तो एक अलग बात है, लेकिन एविल की गोली साथ में जरूर आती है। तो वैसे ही ये जो आरेख वगैरह ना, ये भी कई बार क्या होता है टॉपिक के साथ जुड़े रहते हैं, आधा या एक नंबर के लिए। तो उसमें अंक विभाजन तो पेपर के अनुसार हो जाएगा। तो उसमें हम इसको कैसे देखेंगे, बहुत ईजी सा है। इसने क्या पूछा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए E बराबर E जो साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, वह आवर्तकाल, आवर्तकाल के लिए दिमाग में आएगा T के मानों के मध्य आरेख। यानी ये कह रहा है कि समय के साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल में जो परिवर्तन है उसको ग्राफ के द्वारा दर्शाइए। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। अब ये समीकरण बच्चों, इसमें जो ये ओमेगा लिखा हुआ है, क्या हम इसकी जगह लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। बार बार ये सूत्र काम में आ रहा है, पिछले वीडियो में भी काम आया था, उससे पहले वाले वीडियो में भी ये सूत्र काम में आया था। 2 पाई अपॉन टी ये हो गया कोणीय वेग, हो गया कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय आवर्तकाल 360 डिग्री के लिए। अब देखो हमने यहाँ पे रख दिया, ये आ गया 2 पाई अपॉन टी और साइड में आ गया टी। अब बच्चों आपको क्या करना है, इस टी की जगह ये टी के मान रखने हैं। एक बार 0 रखना है, फिर टी बटा 4, फिर टी बटा 2, फिर 3 टी बटा 4, फिर पूरा एक टी, मतलब पूर्ण एक चक्कर का मान हम निकाल रहे हैं। तो देखो बच्चों आसान सा है, मैं तो क्या करता हूँ केवल 2 मान पहले चेक कर लेता हूँ, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। आप भी ऐसे ही कर लीजिए। जैसे 0 हमने यहाँ रखा टी की जगह, अब जाहिर सी बात है 0 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे तो यहाँ भी गड़बड़ करते हैं, जैसे उन्होंने ये सुना कि 0 हो जाएगा तो वो क्या करते हैं, पूरा 0 करते हैं। चलो ये यहाँ तो चलेगा, लेकिन अगर यहाँ कोस ओमेगा टी होता और वहाँ टी की मान 0 है तो आप पूरा 0 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ये बात समझो ना, क्योंकि उनके दिमाग में क्या है कि 0 से गुणा करते ही पूरा मान 0। अरे भाई पूरा नहीं है, ये तो साइन थीटा का पद है, और थीटा का जो पद है वो टी के रूप में है, और टी की मान कितनी है, 0 है, तो यहाँ आ जाएगा साइन 0। ठीक है, और साइन 0 का मान होता है 0, फिर उस 0 को हम ई नॉट से गुणा करेंगे तो हो गया 0। ठीक है बच्चों, पहला मान। फिर दूसरा मान जब निकालते हैं टी बटा 4 के लिए, जो निकालते हैं ई बराबर ई नॉट साइन, और 2 पाई अपॉन टी पहले से लिखा हुआ है, और टी की वैल्यू हमें रखनी है टी अपॉन 4। तो टी से टी कैंसिल हो गया, ये हमने सोल्व किया, ये आ गया साइन पाई बाई 2, साइन 90, और साइन 90 का मान होता है बच्चों 1। तो बच्चों क्या आ गया, ई बराबर ई नॉट, और मान कैसा आया है, प्लस का आया है, तो ये प्लस का हो गया। अब बच्चों हालांकि आगे वाले भी आएंगे, लेकिन अब मैं आगे वाले मानों को सोल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में आ चुका है पहले ये शून्य है, फिर ये धनात्मक में ऊपर की ओर है, तो अब बच्चों वापस कहाँ आएगा, शून्य। तो तीसरे पॉइंट में क्या आना चाहिए, शून्य। फिर बच्चों कहाँ जाएगा,
ऋणात्मक में अधिकतम, फिर कहाँ आएगा शून्य, फिर कहाँ जाएगा धनात्मक, शून्य ऋणात्मक, शून्य धनात्मक, ये क्रम चलेगा। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। t/2 क्या आएगा, मैंने अभी आपको बताया था 0 आएगा, क्योंकि पहले 0 था, फिर पॉजिटिव ऊपर, फिर 0, अब नेगेटिव नीचे, ये लीजिए, और लास्ट वापस कहाँ आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ गए ना। चलो ग्राफ बनाते हैं। e के मान ऊपर की ओर हैं, t के मान आवर्तकाल के मान कहाँ बच्चों नीचे की ओर है। तो बात करते हैं 0 पॉइंट t/4, 0 पर कहाँ है बच्चों, 0 पर 0 है ना, ये देखिए आप, t बराबर 0, e बराबर 0, तो बच्चों यहाँ आ गया 0 फर्स्ट पॉइंट। t/4 पर धनात्मक में मैक्सिमम है E0, t/2 पर 0 है, 3t/4 पर नेगेटिव में अधिकतम है, ठीक है, ऋणात्मक में है, दिशा विपरीत है, और यहाँ हो गया ये वापस 0। तो ये क्या बन गया बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल का आवर्तकाल के मानों के साथ ग्राफ बन गया। इसी प्रकार हम करते हैं फ्लक्स के लिए। इसको मैं आपको थोड़ा जल्दी बताता हूँ कैसे, देखिए, क्योंकि हमने पहले वाला समझ लिया है। इसमें cos ωt आता है बच्चों, cos ωt आता है, और चुंबकीय फ्लक्स के लिए ये, और अब आवर्तकाल के साथ इनके हमें ग्राफ बनाने हैं। तो देखो ओमेगा मान रख दीजिए यहाँ पर, तो ओमेगा मान रख दोगे तो ये आ जाएगा फाई नॉट कॉस 2π/t और स्मॉल t, t बराबर 0। अब देखो बच्चों, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, t की जगह आप 0 रखोगे तो ये आ गया cos 0 डिग्री, cos 0 मान होता है 1, 1 रखने पर ये आ गया 1 गुणा φ0, क्या आ गया φ0, मतलब प्लस आ गया। अब मुझे आगे के मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मान धनात्मक में अधिकतम आ गया। तो अब बच्चों ये कहाँ आएगा 0, उसके बाद में माइनस, फिर 0, फिर प्लस। देखो ये धनात्मक हो गया ना, तो अगला मान बच्चों क्या आएगा 0 आएगा। और वैसे निकालना चाहो निकाल सकते हो, जब आप t/4 का मान यहाँ रखोगे स्मॉल t की जगह, तो ये cos π/2 आएगा, cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है, प्लस φ0, फिर 0, अब माइनस में आएगा, माइनस में, बाद में क्या आएगा 0 में आएगा, बाद में क्या आएगा प्लस में आएगा, ठीक है। और ये हो गया इसका ग्राफ। तो फाई के मान तो बच्चों ये हो गए यहाँ पर, और आवर्तकाल के मान ये आपके यहाँ दिख रहे हैं आपको। तो पहले 0 पर कितना है मैक्सिमम है, फिर t/4 पर 0 हो गया, t/2 पर ये माइनस में मैक्सिमम चला गया, फिर वापस 0 पर आ गया, और वापस ये प्लस में मैक्सिमम आ गया चुंबकीय फ्लक्स। तो बच्चों ये हो गए इनके ग्राफ। बच्चों अब बात करते हैं एक शानदार क्वेश्चन की। शानदार इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो ये ज़्यादा नंबर का आएगा बच्चों, ठीक है ना, और मौके पर चौका मारना पड़ता है। देखिए ध्यान से, शानदार टाइप का क्वेश्चन है, सोल्व कैसे करेंगे। एक 50 फेरो वाली कुंडली है, ये तो हो गया बच्चों n का मान, ठीक है, सिर्फ पारित फ्लक्स का मान निम्न है। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, फाई बी बराबर 0.02 cos 100πt, WB मतलब वेबर, करो मतलब ज्ञात करो, ज्ञात करना है बच्चों। देखो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है अधिकतम प्रेरित वोल्टता, उसके बाद में t बराबर 0.01 सेकंड पर प्रेरित विद्युत बल का मान, और t बराबर 0.005 सेकंड पर प्रेरित विद्युत धारा यदि बाह्य प्रतिरोध का मान कितना है 100 ओम है। तो बच्चों देखो, इसको आपको दिया गया है n का मान 50। अब ये समीकरण है, इस समीकरण को देखते ही हमें मानक समीकरण याद आने चाहिए, और मानक समीकरण है फाई बराबर φ0 cos ωt, ठीक है बच्चों, जो मैंने यहाँ लिखी हुई देखो ये रही। अब इसका मतलब cos ωt, cos तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, मैं जो सिमिलर आपको भाई दिखाई दे रहे हैं उन भाइयों को पकड़ो, cos से cos मिल गया, ठीक है, t से t भी मिल गया, ये देखो। अब जो बच गए ना उनकी तुलना कर दो इस समीकरण से, तुलना मतलब ये 0.02 ये किसका मान हो जाएगा, ये फाई नोट का हो जाएगा, ठीक है। अब ओमेगा बचा हुआ है तो ओमेगा की जगह ये बचा हुआ है यहाँ पर 100 पाई, ये लीजिए, मतलब तुलना करके आपको आसानी से मान लेने हैं वहां से। अब सूत्र आ गया E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। सोल्व करते हैं, माइनस एन की जगह बच्चों 50 है, फाई का मान वैसे तो मानिए फाई नोट कॉस ओमेगा टी, बट हम इसके मानक समीकरण से ले रहे हैं, तो फाई नोट कॉस ओमेगा टी आपको यहाँ रखना है, फाई नोट कॉस ओमेगा टी।
तो फाई नोट का मान 0.02, कोस ओमेगा टी, कोस है, ओमेगा मान कितना है 100 पाई और टी, और चाहिए आप ये पूरा का पूरा मान उठा कर ले आओ, बात वही है। मतलब ये समीकरण आपने यहाँ रख दी। अब बच्चों क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन कैसे बताया था, मैंने कहा था कोस ओमेगा टी पूरा हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, फिर उसमें जो ओमेगा टी है उसमें ओमेगा भाड़ा जाएगा, ये तो बताया था। यानी आपको बताया था मैंने, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, जैसे डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा माइनस, पहले पूरा हो जाएगा साइन ओमेगा टी, मतलब पहले पूरा सेम आएगा ये कहिए, और फिर इसमें से जो ओमेगा टी है उसमें टी का एक हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा। इस रूप में आपको इसका अवकलन करना है। तो बच्चों देखो सोल्व करते हैं इसको। अब इसमें -50 तो सेम हो गया, और ये 0.02 है ना, इसको आप मान लीजिए। अच्छा इसमें बच्चों ये एक स्टेप और है साथ में, तो इसको तो आप बाहर निकालिए साथ में, पहले इसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। अब बच गया कोस ओमेगा टी का रूप। अब कोस ओमेगा टी में हम जब इसका करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस तो बच्चों ये लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, माइनस लगा दिया। फिर कोस 100 पाई टी का पूरा हो जाएगा साइन 100 पाई टी, क्लियर। फिर 100 पाई टी में टी का एक होता है 100 पाई बाहर, ये लीजिए 100 पाई बाहर, समझ गए ना। दोबारा सुनिए, हमें 0.02 तो नियत है, इसको बाहर निकाल दिया पहले। कोस 100 पाई टी, 100 पाई को आप ओमेगा मान लीजिए, ठीक है। तो ओमेगा टी में पहले इसका पूरा हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस साइन, ये हो गया ओमेगा की जगह और टी। फिर इसके अंदर जो ओमेगा टी है उसमें से ओमेगा बाहर जाएगा, मतलब 100 पाई टी में से 100 बाहर आ जाएगा, ये लीजिए, और ये हो गया इसका अवकलन, ठीक है। बस यही एक समस्या आने वाली है, अगर आती है तो, मेरे हिसाब से अब नहीं आनी चाहिए। चलो आगे सोल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें साइन ओमेगा टी तो ये बन जाएगा, चलो ये बन गया साइन ओमेगा टी। अब क्या क्या बच गया वो बाहर लिख दो, -50 गुणा 0.02 गुणा 100 पाई, ये वाला मान, इसको हमने लिख दिया ई नोट से। इस पूरे मान को हमने बच्चों क्या लिख दिया, ई नोट से, ठीक है। और बच्चों ये माइनस माइनस है ना, इसको आप प्लस कर देना आगे, तो अब ये ई नोट से लिख दिया। अब इस ई नोट के बराबर ये पूरा मान है, ध्यान रखना। अब ये मैं आगे लिखने वाला हूं, ये लीजिए, जो पूरा मान था मैं उसके सामने ले आया, वहां से उठाकर ले आया, केवल साइन ओमेगा टी को छोड़ दिया, साइन 100 पाई टी उसको छोड़ दिया, इसको उठाकर ले आए, क्लियर। अब बच्चों इसको सोल्व किया हमने, अब यहां से इसको गुणा भाग करना है, तो ये आता है 100 पाई। पाई का मतलब बच्चों कितना होता है 3.14, इसको गुणा करोगे तो कितना आ गया 314 वोल्ट, ठीक बच्चों, आसान कर दिया। ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। अभी पहला पार्ट ही हुआ है, दूसरा करते हैं। दूसरे में हमें पूछा गया 0.01 सेकंड पर कितना होगा। चलो मानक समीकरण क्या आया था, मानक समीकरण आया था E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। तो E0 का मान तो अभी हमने फर्स्ट जो आपका सोल्व किया है उसमें 314 वोल्ट आया, और ओमेगा का मान कितना है 100 पाई, सोल्व कर लो, 314 साइन 100 पाई और टी, ठीक है। अब टी का मान हमें रखना है यहाँ पर 0.01। अब इसको सोल्व कर दो, 314 और इनको हम गुणा भाग करेंगे, पाई का मान आपको पता है बच्चों, तो यहाँ पाई को पाई रखना, सॉरी साइन पाई हो गया, और साइन पाई यानी कितना होता है 180 का मान 0 होता है, साइन के मान 1 - 1 0 0, तो साइन 180 का मान बच्चों कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ 0 रखते ही पूरा मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। इसमें तीसरा पार्ट है सी, आपको आर का मान दिया हुआ है 100 ओम, और समय इस बार इसने बदल दिया 0.05। प्रेरित धारा की बात कर रहे हैं, तो प्रेरित धारा के लिए सूत्र अभी बताया था कि इस ई की जगह मानक समीकरण ले आओ, ई नोट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो ई नोट का मान तो हमने फर्स्ट ए में निकाला, 314 आ गया था, साइन ओमेगा जगह रखना है 100 पाई, और टी का मान सवाल में दिया गया है 0.05 बटा आर का मान आपको सवाल में दिया गया है 100 ओम, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 314 गुणा साइन, इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 0.5 पाई। 0.5 को हम बोलते हैं 1/2, 1/2 इंटू पाई, तो जगह साइन पाई बाई 2, यानी साइन 90 हो जाएगा। ये साइन 90 का मान आएगा बच्चों, क्या होता है 1 होता है, बिल्कुल। सोल्व करते हैं, तो 314 गुणा साइन पाई बाई 2 बट्टा 100, तो 314 गुणा 1, साइन 90 का मान होता है 1, फिर से देख लीजिए 1 - 1 0 0, साइन 90 का मान होता है 1 होता है, ठीक है, क्लियर।
चलो इसको सोल्व कर दिया तो 1 आ गया और इसको भाग दिया तो ये आ गया बच्चों 3.14 एम्पियर। तो ये सवाल हो गया। देखो बच्चों सवाल बड़ा था ना, लेकिन इसके जो अंक जो आएंगे वो भी बच्चों ज़्यादा होते हैं, ऐसे सवाल हो गए। तो मैक्सिमम नंबर के आते हैं, तो इसलिए इनको छोड़ना नहीं है। ये मत सोचो कि हम इनको छोड़ देंगे बाद में देखेंगे, ऐसा मत करो। टॉपिक चल रहा है, साथ साथ में उसको क्लियर कर लो। इजी सा एक एग्जाम्पल आपकी किताब में है। 0.15 मीटर त्रिज्या है, 3000 फेरों वाली कुंडली है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक हमें दिया हुआ है, 250 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घुमाने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी गोइंग है। मुझे याद आता है E बराबर भवन साइन ओमेगा टी, भवन साइन ओमेगा टी। मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका। तो भवन में आ जाइए आप, ये लीजिए भवन है यहाँ पर, यहाँ E नोट है, ये E नोट बड़ा भवन है। तो भवन में B का मान बच्चों कितना सवाल में दिया हुआ? क्या सवाल में देखिए, सवाल में दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है, 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। अब ये भवन में जो A है ना, इसको आप कर दें πr², क्योंकि त्रिज्या है तो इसका मतलब वर्ताकार है। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो पाई का हो गया 3.14, r का मान 0.15 का होल स्क्वायर, त्रिज्या हो गई आपकी, बिल्कुल त्रिज्या दे रखी है आपको इसमें, और गुणा 2π। बच्चों ये देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ओमेगा बराबर 2π/t, एक तो ये, और साथ में ओमेगा बराबर 2πf। ये दोनों सूत्र आप दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में भी ये बार बार आने वाले हैं। तो गुणा 2 गुणा पाई का 3.14, f आपको दे रखी है 250 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति दे रखी है, n का मान हो गया 3000। अब बच्चों इनका गुणा भाग करना है। शायद गुणा भाग में प्रॉब्लम आ सकती है, क्यों? क्योंकि हम जब लंबे गुणा करते हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं, हमें छोड़ना नहीं है बच्चों, उनको भी पूरा करना है। और लास्ट में लिख देंगे वोल्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस टाइप का सवाल जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत बोरिंग फील होता है। उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि हम जो टॉपिक होता है, चैप्टर होता है, उसको शुरू से फॉलो नहीं करते हैं। हम सीधा उस न्यूमेरिकल निकालने बैठते हैं, जो एज ए मैथमेटिक्स अगर आ गए तब तो आप फटाफट कर लेते हैं, लेकिन थ्योरिकल आते ही हमें कंसेप्ट सोचने पड़ते हैं, और कंसेप्ट हमें मिलेंगे इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आप हर वीडियो को ध्यान से देख रहे हो, सुन रहे हो, उनको समझ रहे हो, तो इसमें आप देखना अभी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और छोटा सा है, आसानी से हो जाएगा। देखिए, किसी चालक कुंडली को यदि घर्षण रहित दूरी पर, मतलब लगातार वो क्या कर रही है, घूम रही है, ओमेगा कोणीय वेग से एक बार घुमाने पर वह बिना किसी बाह्य युग्म के चलती रहे। यदि कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में हो और कुंडली बंद परिपथ में नहीं हो, ये ध्यान रखना, बंद परिपथ में नहीं हो, तो बताइए। अब देखो आंसर बहुत आसान सा है, अगर आपने पूरे वीडियो देख रखे हैं तो। क्या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? अब बच्चों आप याद करो, फर्स्ट वीडियो भी याद कर लो, सेकंड भी कर लो, थर्ड भी कर लो। मैंने आपको बताया कि अगर किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और बंद परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। आया दिमाग में? रिमाइंड करो इसको। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन है, जो घूम रही है कुंडली घर्षण रहित धुरी पर, तो वो जब घूमेगी तो बच्चों वो क्या करेगी? उसके घूमने से बी सदिश व ए सदिश के मध्य जो थीटा एंगल है वो बार बार क्या होगा बच्चों? बदलता है। बदलेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलेगा, और चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होता है तो बच्चों कुंडली में क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना आसान? इसने आपसे ये पूछा था कि क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो आप कहेंगे यस। क्यों? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, वो घूम रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चेंज करेगी। वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगी तो उससे या तो वो बढ़ जाएंगे या वो कम हो जाएंगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। क्या कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी? आप कहोगे सर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने आपको परिभाषा में ही बताया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो बंद परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, खुले परिपथ में नहीं। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? वो बोला है कि बंद परिपथ नहीं है। ध्यान दीजिए, को सवाल में आप पढ़िए, और कुंडली बंद परिपथ में नहीं है। तो बंद परिपथ में नहीं है तो भैया यहाँ प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। आप क्या लिखेंगे? खुले परिपथ होने के कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। समझ गए ना? आसान है ना? और देखिए आप, और मजा आने वाला आपको। क्या कुंडली को लगातार चलाने के लिए बाह्य बल युग्म लगाना पड़ेगा? भैया अब प्रेरित धारा तो बह नहीं रही इसके अंदर, तो तार ऐसा गर्म नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ऊर्जा मतलब हीट तो निकलने वाली नहीं है, मतलब सीधी सी बात है इसको कोई जोर नहीं आने वाला, और जोर नहीं आएगा तो इसको लगातार चलाने के लिए हमें बाह्य बल युग्म की आवश्यकता नहीं होगी। सीधी सी बात है, कोई आदमी लगातार चलता जा रहा है, थक गया, तो उसको एनर्जी चाहिए, तो उसको धक्का दो, बल लगाओ, कुछ भी करो, उसको उठाकर लेकर जाओ। लेकिन अब यहाँ इसको कोई ऊर्जा वे हो नहीं रही, क्योंकि घर्षण रहित दूरी पर घूम रही है और खुले परिपथ में है, आराम से बैठी है, ठीक है, रिलैक्स है, तो यहाँ किसी अन्य बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होगी। कुंडली का परिपथ बंद करने पर, अब ये बात पर आ रहा है, किस बात पर? जैसे हमने कहा कि बंद परिपथ में होती है, अब इसने बंद मान लिया। देखो, कुंडली का परिपथ बंद करने पर कुंडली की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप परिपथ बंद करोगे तो पहली बात जो आपको बता रहा हूं बार बार कि प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। ये लीजिए, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और लेंज का नियम कहते हैं कि कुंडली की गति धीमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि लेंज का नियम ये कहता है कि जो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा है उसकी दिशा सदैव इस प्रकार से होती है कि उन कारणों का विरोध करती है जिनके कारण इनकी उत्पत्ति हुई है। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगी? तो ये भी क्या करेगी? कुंडली की गति का विरोध करेगी। इसलिए लगातार घूर्णन कराने के लिए हमें बाह्य बल युग्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर आपकी एनर्जी अगर वेस्ट हो रही है, क्योंकि एनर्जी एज ए हिट प्रेरित धारा के कारण निकल जाएगी, तो उसको क्या क्या चाहिए? उसको एक एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल चाहिए, उसकी आवश्यकता होगी। तो बच्चों मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ईजी सा है, और आप भी शायद अगर कंसेप्ट आपके माइंड में है तो आप इसको ईजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किताब का क्वेश्चन आपके 1000 फेरो तथा 0.2 गुणा 0.1 मीटर स्क्वायर आकार की एक आयताकार कुंडली 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 4200 चक्कर प्रति मिनट लगा रही है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान ज्ञात करो। बच्चों आसान से क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। ए का मान हमें दिया हुआ 0.2 गुणा 0.1 मीटर स्क्वायर, इसको हमने गुणा भाग किया तो ये आ गया 0.02। बी का मान इसमें दिया हुआ 0.2 टेस्ला, एफ का मान 4200 चक्कर प्रति मिनट। मैंने आपको बताया था मिनट में तो लेना ही नहीं है, एफ का मान प्रति सेकंड रखना है, तो मिनट का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पर 60। बच्चों भाग देते हैं, ये आ गया 70, ठीक है, तो 70 चक्कर प्रति सेकंड। और ओमेगा का मान आप जानते हैं 2π/t, मैं बार बार ये सूत्र बार बार बोल रहा हूँ, ओमेगा बराबर 2πf, इसी से बनेगा 1/t, इसमें लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर 2π गुणा 1/t, तो 1/t बन गया बच्चों f, 2πf, ठीक है। तो ओमेगा बराबर हो गया 2π का मान हो गया 3.14, एफ का मान आपको दे रखा है 70, हमने इसको सोल्व किया तो ये आ गया 439.60 रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है बच्चों? रेडियन प्रति सेकंड होता है। अब बच्चों इसको सोल्व करना है। अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा है, तो बच्चों मैंने याद आपको दिलाया है अच्छे से, E बराबर होता है E0 साइन ओमेगा टी, और आपको अधिकतम पूछ रहा है तो इसका दूसरा सूत्र याद कीजिए, भवन नवाब बनाओ, जो भी आपको याद हो चुका है अब तक, साइन ओमेगा टी, ये लीजिए, तो E0 इक्वल हो गया ये भवन। तो बी का मान 0.2 टेस्ला दे रखा है आपको, क्षेत्रफल का मान है 0.02 मीटर स्क्वायर, और ओमेगा का हमने अब जस्ट निकाला है 439.60, और एन फेरो की संख्या है वो कितनी है? 1000 है, देख लीजिए आप, बिल्कुल 1000 फेरो की संख्या है इसके अंदर। और ये हो गया आपका ए का मान, ये चुंबकीय क्षेत्र बी का मान, और ये एफ का मान प्रति मिनट में था तो इसको हमने चेंज कर लिया सेकेंड में। अब बच्चों इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गया, और लास्ट इसका आंसर आएगा 1758.4 वोल्ट। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये जो आज का वीडियो है वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी हैं, और न्यूमेरिकल को आप बिल्कुल ध्यान से करना, क्योंकि इसमें एक अवकलन वाला जो स्टेप है वो आपको ध्यान से समझनी है, और वही टॉपिक में है, ठीक है। अब बच्चों ये जो प्रेरित धारा है इसकी हम बात कर रहे हैं, तो क्या प्रेरित धाराएं होती हैं? अगर होती हैं तो उनको कैसे देखा गया या कैसे उनका अनुभव किया गया, प्रेरित धाराओं का दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, इन सब के बारे में बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।